हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस वन का आखिरी पार्ट 14 देख रहे हैं। पार्ट 14 का नाम है हमारे उपयोगी पदार्थ। हमारे जीवन में जो भी रासायनिक पदार्थ उपयोगी हैं उनके बारे में गुणधर्मों और उपयोग की जानकारी इस पार्ट में दी गई है। जैसे नमक है, खाने का सोडा है, धोने का सोडा है, साबुन है, ब्लीचिंग पाउडर है, और फिर हम खाने में जो रंग डालते हैं, खाद्य रंग, बालों को कलर करते हैं, डाई है, या फिर दुर्गंध दूर करने के लिए डीओ का उपयोग करते हैं। तो इसी तरह से और भी चीज़ हैं जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। उनमें से कुछ पदार्थों की जानकारी यहाँ दी गई है। साथ में एक अलग ही एक पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ, जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं है लेकिन मेडिकल क्षेत्र में इसका उपयोग है। और इसकी जानकारी भी बहुत कम लोग रखते हैं क्योंकि बहुत ही ये घातक, एक प्रकार से ये घातक भी है। इससे जो किरणें निकलती रहती है, उत्सर्जित होती रहती हैं, वो नुकसान भी करती हैं। इसलिए ये खुले क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है, न रखा जाता है, लेकिन इसका कहीं न कहीं मेडिकल क्षेत्र में उपयोग है। इसीलिए इस पदार्थ की जानकारी देने के लिए ये वीडियो में बना रही हूँ। बाकी सब भी पदार्थों की जानकारी आप जानते हैं, उसका गुणधर्म और उपयोग आसानी से आप समझ सकते हैं। इसलिए ये जो अलग सा भाग है रेडियो सक्रिय पदार्थ का, उसकी जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें इसके एक प्रयोग भी दिए गए हैं कि जब इस पदार्थ को खुले में रखा जाता है तो किस किस प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं और उनका क्या आवेश होता है, यही सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है रेडियो सक्रियता। पहले ये समझेंगे तभी ना समझ में आएगा कि वह पदार्थ जिसके नाम के आगे लगा है रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे कहते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा कि क्या है रेडियो सक्रियता। तो हम समझते हैं क्या ये रेडियो सक्रियता। ये पूरा हमने वीडियो बनाया है रेडियो सक्रिय पदार्थ पर। यहाँ एक प्रयोग है वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं रेडियो सक्रियता या रेडिएशन क्या है। तो जैसे हमारे जो तत्व होते हैं सारणी में, जैसे हम कैल्शियम है और पोटेशियम है, जिंक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तत्वों को हम जानते आए हैं क्योंकि ये क्रमांक 1 से लेके क्रमांक 30-40 तक है जो आम लोग जानते हैं। लेकिन जिनका क्रमांक बहुत बड़ा है, बहुत आगे तक है, 108, 110, 220, 225, और जिनका भार ज़्यादा है, यानी अर्थात परमाणु भार बहुत ज़्यादा है, ऐसे तत्वों को हम नहीं जानते। लेकिन ऐसे ही तत्वों का समावेश होता है रेडियो सक्रियता में। तो उसमें ये तत्व लिए गए हैं यूरेनियम, थोरियम, रेडियम। जैसे उच्च परमाणु क्रमांक Z से दर्शाया गया है। परमाणु सीरियल नंबर जो होता है सारणी में, उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। उच्च परमाणु क्रमांक के तत्वों से अदृश्य, अत्यंत भेदक, उच्च दर्जे वाली, हाई इंटेंसिटी, उच्च दर्जे वाली यानी हाई इंटेंसिटी किरणें स्वयं प्रेरणा से उत्सर्जित होने वाले गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं। अर्थात इन सब तत्वों से उच्च दर्जे वाली अत्यंत भेदक अदृश्य किरणें स्वयं प्रेरणा से, यानी स्वयं अपने आप ही उनको खुले रख दो। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि उनको कुछ करना होगा या लाइट देना होगा, प्रकाश देना होगा या आग लगाना होगा, कुछ नहीं, वो अपने आप किरणें अदृश्य, जो मानव देख नहीं सकता वैसी किरणें निकलती रहती है और वो बहुत उच्च क्षमता की अत्यंत भेदक होती है। शरीर में से गुजर जाए वो किरणें तो वो शरीर वहाँ कैंसर हो जाए, ऐसे सब किरणें घातक होती हैं इन सब तत्वों से। तो वो ऐसा जब गुणधर्म पाया जाए तो उसे रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो धर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं। रेडियो सक्रियता का गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को रेडियो धर्मी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा ना रेडियो सक्रियता क्या होता है कि वे तत्वों से जो अदृश्य, अत्यंत भेदक, उच्च दर्जे वाली किरणें स्वयं प्रेरणा से उत्सर्जित होने वाले गुणधर्मों को रेडियो सक्रियता कहते हैं। क्या क्यों होता है ये उत्सर्जन,
क्यों इन सब भारी तत्वों का, भारी जो जिनका भार होता है, परमाणु क्रमांक जो बहुत अधिक होता है, ऐसे तत्वों से क्यों उत्सर्जन होता है? क्योंकि इनका जो नाभिक होता है वो अस्थिर होता है। नाभिक बन जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं। तो नाभिक अस्थिर होने के कारण ही इनसे किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। किस प्रकार की ये किरणें होती है? रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली किरणें 3 प्रकार की होती हैं। अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें इन पदार्थों से, रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित होती रहती हैं। अब इन जो किरणों का स्वरूप क्या है, इनका आवेश क्या है, इसके ऊपर आधारित प्रयोग रुदरफोर्ड और विलार्ड नामक वैज्ञानिकों ने काफ़ी किए और एक प्रयोग की जानकारी यहाँ दी गई है। उस प्रयोग का नाम है रेडियो सक्रिय किरणों। कौन सी किरणें? अल्फा, बीटा, गामा का स्वरूप दर्शाने वाला प्रयोग। स्वरूप अर्थात वो कैसे आवेश में है, कहाँ पर ये मुड़ते हैं, वो सब स्वरूप दर्शाने के लिए ये प्रयोग है। इस प्रयोग में क्या लिया गया है, ये जो हमारा जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसको हम खुले में तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए शीशे का मजबूत जो व्यास वाला मोटे मोटे शीशे का घनाभ लिया जाता है, एक बॉक्स बनाया जाता है और उसके अंदर अंदर से छिद्र करके ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ रखा जाता है और इस छिद्र से वो रेडियो सक्रिय पदार्थ की किरणें बाहर निकलती हैं, उसे एक रेखा में गुजरे। तो इसलिए यहाँ जो है, इस जो लिया गया है रेखा, छिद्र पुट्ठा लिया गया है, उसमें से छिद्र में से इन किरणों को गुजारा जाता है जो आगे चल के विद्युत आवेशित पट्टियों से निकाली जाती है। आगे चल के विद्युत आवेशित पट्टियों से जब वो जाती है तो एक पट्टी आवेशित धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं तो आगे छाया चित्रण पट्टी होता है, जैसे एक्सरे प्लेट होता है ना, उस तरह से ये प्लेट लगाया जाता है, उस पर किरणें जाकर पड़ती हैं और हमें 3 जगह अलग अलग निशान दिखाई देता है। तो ये जो विधि में ये सब जानकारी दी गई है, यहाँ सब लिखा गया। सामान शीशे का ये गुटका है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ये रेखा छिद्र पुट्ठा है और ये जो पट्टी लिए गए हैं इसको आवेश दिया गया है। इलेक्ट्रिक तार से जोड़कर एक को माइनस आवेश और एक को धन आवेश दिया गया है। ये दोनों भी पट्टी इस किरणों के नजदीक रहती है। और ये है छाया चित्रित करने वाला प्लेट, छाया चित्रण प्लेट, जिसको एक्सरे प्लेट कहते हैं। अब इस विधि में क्या लिखा है, जो मैं बोली वही लिखा गया है। एक शीशे की गुटके में रेडियो सक्रिय पदार्थ रखकर उसके किरणों को रेखा छिद्र की सहायता से सीधी रेखा में विद्युत आवेशित पट्टियों के बीच से जब गुजारा गया, तब छाया चित्रण पट्टी पर 3 अलग अलग जगह निशान दिखाई दिए। तो फिर जब निशान दिखाई दिए तो ये निरीक्षण में क्या उन्होंने पता लगाया कि क्या उन्होंने देखा। अभी तो ये विधि हो गया कि दिखाई दिए, तो क्या निरीक्षण उन्होंने देखा। रुदरफोर्ड और विलार्ड ने यह देखा कि एक किरण बिना किसी विचलन के छाया चित्रण पट्टी पर टकराती है। जैसे हम देख रहे हैं, ये एक किरण आती है लेकिन उसमें से 3 अलग अलग किरणें निकलकर एक किरण सीधी बिना किसी विचलन के, मतलब न उसको धन का न ऋण आवेश का विचलन हो रहा है, आकर्षित हो रही है, वो सीधे जाके प्लेट पर टकरा जाती है। और दूसरा किरण धन आवेशित विद्युत पट्टी की ओर अधिक परिमाण में विचलित होकर धन आवेशित की ओर जाकर छाया चित्रण पट्टी पर टकराती है। तो तीसरी जो किरण है वो ऋण आवेशित की ओर आकर्षित होती है, विचलित होती है, लेकिन कम परिमाण में। तो ये ध्यान देना है कि दोनों विचलन हो रहा है, दो में, एक में धन आवेशित की ओर ज़्यादा विचलन हो रहा है अधिक परिमाण में, एक में ऋण आवेशित की ओर कम परिमाण में आकर्षित होती है। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि धन आवेशित की ओर अधिक विचलित होने वाली जो किरण है उसको बीटा किरण कहते हैं, और ऋण आवेशित की ओर, जैसे ये देखो धन आवेशित पट्टी है,
इसकी ओर आकर्षित अधिक परिमाण में हो रही है, तो जरूर धन की ओर कौन आकर्षित होता है? ऋण। तो इसका मतलब है बीटा पर आवेश क्या होगा? ऋण होगा। तो ये उन्होंने निष्कर्ष इस प्रयोग द्वारा निकाला कि जो किरणें निकल रही हैं, 3 प्रकार की किरणें, तो तीनों का आवेश क्या है? तो इस प्रयोग से उन्होंने ये पता लगाया है कि धन आवेशित पट्टी की ओर अधिक परिमाण में आकर्षित होने वाली जो किरण है वो बीटा किरण है, और बीटा का आवेश जरूर ऋणात्मक है। और ऋण आवेशित की ओर कम विचलित मात्रा में जो आवेश विचलित हो रही है वह किरण अल्फा किरण कहलाती है। अल्फा किरण कम मात्रा में ही सही, लेकिन ऋण की ओर विचलित हुई है, तो इसका मतलब अल्फा का आवेश क्या होगा? अल्फा का आवेश धन होगा। अल्फा का आवेश धन है, तो मतलब वो धनात्मक है, तभी ऋण आवेशित पट्टी की ओर थोड़े मात्रा में विचलित हुई है। और अविचलित किरण को गामा किरण कहते हैं, उस पर कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं होने के वजह से वो सीधे निकल गई है। तो इस प्रयोग से बच्चों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अल्फा का जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। कैसे पहचाना? क्योंकि वो प्रयोग में ऋण आवेशित पट्टी की ओर कम मात्रा में विचलित हो जाती है। गामा विचलित नहीं होता है, सीधे निकल जाता है, इसलिए गामा आवेश रहित होता है। और जो बीटा है वो धन आवेशित पट्टी की ओर अधिक मात्रा में विचलित हो जाता है, तो बीटा का जो आवेश है वो ऋणात्मक है। तो इस तरह से प्रयोग से आपने समझ लिया होगा कि इन किरणों का आवेश क्या है, और ये किरण किन पदार्थों से उत्सर्जित होती है और क्यों उत्सर्जित होती है, और ये रेडियो सक्रिय पदार्थ के उदाहरण कौन कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि भारी क्रमांक वाले, भारी परमाणु भार वाले तत्व रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये प्रयोग आकृति के साथ आपको अच्छे से समझा दिया गया, अच्छे से लिख लीजिए। थैंक यू।